जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न विथ SKP में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री। दोस्तों, विश्व इतिहास पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर, कहाँ दोस्तों? इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि दांते कहाँ के कवि थे दोस्तों? ये बहुत पूछा जाता है। इटली के थे महान कवि दांते थे, जो इनका ये थे 1260 से 1321 ईस्वी को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? दांते को। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते का जन्म। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। किसमें दोस्तों? टस्कन में डिवाइन कौन सा काव्य लिखा था? डिवाइन कॉमेडी काव्य लिखा था। किसने? दांते ने। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। किसमें? डिवाइन कॉमेडी में। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक था। पेट्रॉक कौन दोस्तों? पेट्रॉक 1304 से 1367 ईस्वी। पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। कौन? पेट्रॉक भी कहाँ का था? इटली का निवासी था दोस्तों। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो सन 1313 से 1375 ईस्वी को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? बोकेशियो को दोस्तों। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन किसने लिखी थी दोस्तों? बोकेशियो ने। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी है। ये दोस्तों आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन था? फ्लोरेंस था। कहाँ का? फ्लोरेंस का निवासी था दोस्तों। और ये कौन था? मैकियावेली था। 1469 से 1567 ईस्वी। फ्लोरेंस का निवासी मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ का था दोस्तों? इटली का। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? मैकियावेली की। द प्रिंस है जो किसकी पुस्तक है? द मैकियावेली की। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। जो ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। किसमें मिलती है? इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये कहाँ के थे? इटली के 3 कलाकार लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो और राफेल इटली के थे ये दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था दोस्तों ये लियोनार्डो दा विंची। चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था, कवि भी था और गायक भी था दोस्तों ये।
लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध हैं। ये मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता और द लास्ट सपर के रचयिता कौन है दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। कौन? माइकल एंजेलो अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था ये माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। कौन कौन? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, ये दो कृतियाँ किसकी हैं? माइकल एंजेलो की। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। माइकल एंजेलो ने कहाँ चित्र बनाए दोस्तों? ये सिस्तान का जो गिरजाघर है यहाँ पर माइकल एंजेलो ने चित्र बनाए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। कौन? राफेल। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। जो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र, ये कृति किसकी है? जो राफेल की है, जो इटली का चित्रकार था दोस्तों। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। चित्रकला का जनक किसमें? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है दोस्तों। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। कौन था? ये इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। ये पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था। और फ्रांसिस बेकन कहाँ का था? इंग्लैंड का था दोस्तों। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की क्रूतियों पर प्रहार किया है। किसने? हॉलैंड के इरास्मस ने दोस्तों। ये इरास्मस की पुस्तक का नाम क्या था? द प्रेज ऑफ फॉली। ये व्यंग्यात्मक ढंग से किया है दोस्तों। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। किसने दोस्तों? जो इंग्लैंड का लेखक था टॉमस मूर ने इसकी पुस्तक कौन थी? यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है दोस्तों। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। किसने? मार्टिन लूथर ने किस भाषा में? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। ये दोस्तों रोमियो एंड जूलियट है, ये जो शेक्सपियर था इंग्लैंड का था, ये शेक्सपियर इनकी कृति है। ये रोमियो एंड जूलियट इनकी अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट किसकी है कृति? शेक्सपियर की, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे दोस्तों। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसको? ये रोजर बेकन है, इनको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, रोजर बेकन को। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने किया। जो ये पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन किया था कहाँ के? पोलैंड के निवासी थे कोपरनिकस। गैलीलियो 1560 से 1642 ईस्वी ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। किसने? गैलीलियो ने दोस्तों। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 ईस्वी ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार
घूमते हैं। ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, किसने बताया? तो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केपला या केपलर। न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था दोस्तों। न्यूटन ने 1642 से 1726 ईस्वी ने किसका? गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। किसका? जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने, जो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत, इंग्लैंड में हुई थी। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है दोस्तों? धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। इसके अनुयायी लोलार्डस कहलाते हैं। इसके जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? लोलार्डस। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने? कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। अमेरिगो वेसुपुसी, जो इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम पड़ा? जो अमेरिगो वेसुपुसी था, इटली का था, के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा दोस्तों। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? जो ये मैगलन, स्पेन के निवासी मैगलन थे, इन्होंने किया था दोस्तों प्रशांत महासागर का नामकरण। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। किससे दोस्तों? इस समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था दोस्तों। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। इसके शासनकाल में, जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई थी दोस्तों। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। ये जो रेड इंडियन थे, ये अमेरिका के मूल निवासी थे दोस्तों। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। किसकी? पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। कब मिली अमेरिका को स्वतंत्रता? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को दोस्तों। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जो अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, ये नायक थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी।
बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी दोस्तों? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। जो ये बोस्टन की चाय पार्टी है, इस घटना का नायक कौन था? सैमुअल एडम्स दोस्तों। और कब हुई थी ये? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई दोस्तों? अमेरिका में। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। किसको? अमेरिका को। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था दोस्तों? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं दोस्तों। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब? 1789 ईस्वी में लागू हुआ। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जो ये 1781 ईस्वी में दोस्तों उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था दोस्तों। ये अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। ये मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किसने की दोस्तों? अमेरिका ने की थी। ये विश्व का पहला ऐसा देश था। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया था दोस्तों। 1808 ईस्वी में ये दासों के आयात को अवैध घोषित कर दिया गया था दोस्तों अमेरिका में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अब्राहम लिंकन कब हुए? अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। किसके बीच दोस्तों? दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हुई 12 अप्रैल 1861 ईस्वी। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। जो दक्षिणी राज्य थे वो दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य थे वे उसके विरोधी थे दोस्तों। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। जो ये अमेरिका का गृह युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ दोस्तों? अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया दोस्तों। किसने? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था अमेरिका में 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। क्या दोस्तों? प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने दोस्तों। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी थी दोस्तों। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? जॉन विल्कीज बूथ नामक व्यक्ति ने की थी। कब? 4 मार्च 1865 ईस्वी को। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। कब हुई?
26 मई 1865 ईस्वी को समाप्त हुई थी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्त हुई थी दोस्तों। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो ये अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी दोस्तों। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था। और राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। किसके समय में? लुई 16वां के समय में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को राज्य क्रांतिकारियों ने बास्तील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था दोस्तों। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जाता है? 14 जुलाई से दोस्तों। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। क्या दोस्तों? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है दोस्तों। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन लुई 14वां का था। लुई 14वां ने क्या कहा था दोस्तों? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। इसका दोस्तों? वर्साय का जो शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साय को जो फ्रांस की राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? लुई 14वां ने। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ये लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जो ये लुई 16वां की पत्नी कौन थी? जो मेरी एंतोनेट थी, ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी दोस्तों। राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला राज दरबार था। क्या? राष्ट्र की समाधि वर्साय की भड़कीला राज दरबार था दोस्तों। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। किसको? देशद्रोह के अपराध में किसे फांसी दी गई दोस्तों? लुई 16वां को। टैले एक प्रकार का भूमि कर था। क्या? टैले क्या था दोस्तों? भूमि कर था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेक्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। किसने किसने योगदान किया? वॉल्टेयर, मोंटेक्यू एवं रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। इसका? चर्च का विरोधी था। कौन? वॉल्टेयर दोस्तों। रूसो फ्रांस के प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो किसका समर्थक था? जो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति था, इसका समर्थक था रूसो। सौ चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था दोस्तों। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी थी और लेटर्स ऑन इंग्लिश ये दोस्तों किसने? वॉल्टेयर ने लिखी थी। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेक्यू ने की थी। ये कानून की आत्मा की रचना किसने की दोस्तों? मॉन्टेक्यू ने। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। किसकी? जो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत
कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। जो ये माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है दोस्तों? फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। हर्डर को क्या कहा जाता है दोस्तों? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था दोस्तों। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। ये 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया दोस्तों। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। ये दोस्तों फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना। नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना दोस्तों? 1799 ईस्वी में। और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। कौन? नेपोलियन। जो ये नेपोलियन 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया था। अठारह सौ 4 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना दोस्तों? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता। तो ये आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था दोस्तों? नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मोरिया लुइसा, इनसे शादी की थी नेपोलियन ने। और जो इनकी पत्नी थी जोजेफाइन को तलाक देकर। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। दोस्तों ट्राफलगर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी दोस्तों? नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी नेपोलियन ने। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? कानूनों के संग्रह को। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। नेपोलियन को किसके सामने पराजित होना पड़ा? अंग्रेजी जहाजी बेड़ा था, उसके नायक था नेल्सन, उसके हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था नेपोलियन को। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया। जो यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर दोस्तों 1813 ईस्वी में, क्या 1813 ईस्वी में लिपजिग नामक स्थान पर नेपोलियन को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया। परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना दोस्तों। नेपोलियन कहाँ से भाग निकला था? एल्बा से भाग निकला था।
अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन को दोस्तों जाना जाता है। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण था दोस्तों। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। दोस्तों, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था दोस्तों। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। किसने दोस्तों? वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था दोस्तों। 1815 ईस्वी में। इटली का एकीकरण देखते हैं दोस्तों। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। जो इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़नी को दोस्तों। जोसेफ मेज़नी का जन्म जेनेवा में हुआ था। जोसेफ मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था दोस्तों। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। जो इटली का एकीकरण के जनक का सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था दोस्तों। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमींट राज्य की अगुवाई की थी। ये सार्डिनिया पीडमींट राज्य ने अगुवाई की थी किसकी? इटली के एकीकरण में। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बनाया दोस्तों? काउंट काबूर ने। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली की एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। किसे? मेज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेज़नी ने की थी दोस्तों। जो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेज़नी ने की थी 1831 ईस्वी में। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन ने किया था। जो ये लाल कुर्ती नाम से सेना संगठन किसने किया था दोस्तों? गैरीबाल्डी ने किया था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिबर्टी था। ये कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिबर्टी था दोस्तों। विक्टर इमैनुएल सार्डिनिया का शासक था। सार्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल था दोस्तों। विक्टर इमैनुएल। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। ये इटली का एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी दोस्तों। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। जो इटली राष्ट्र का जन्म कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है इटली राष्ट्र का जन्म।
1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। किसको दोस्तों? रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। किसे? रोम को 1871 ईस्वी में। कब घोषित किया गया? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। वह कथन जोसेफ मेज़नी का था। जोसेफ मेज़नी ने क्या कहा था दोस्तों? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो दोस्तों। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था दोस्तों। जो इटली का एकीकरण किया था 1871 ईस्वी में किया था, काउंट काबूर ने किया था दोस्तों। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन कौन था दोस्तों? नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रुसिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ये जर्मनी का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? बिस्मार्क ने किया था। और जो बिस्मार्क प्रुसिया के शासक था, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। प्रुसिया के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क दोस्तों। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रुसिया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रुसिया था दोस्तों। बिस्मार्क जर्मनी का और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रुसिया के नेतृत्व में चाहता था। जो बिस्मार्क था, जर्मनी का एकीकरण किसके रूप में चाहता था? प्रुसिया के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। जो ये विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया दोस्तों? 8 फरवरी 1871 ईस्वी को पहनाया गया दोस्तों। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था दोस्तों। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है दोस्तों। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जो ये आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है दोस्तों? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। जो जर्मनी की राष्ट्रीय सभा कहाँ होती थी दोस्तों? जो फ्रैंकफर्ट में होती थी और डायट के नाम से जाना जाता था दोस्तों। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। कब दोस्तों? 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था दोस्तों। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था दोस्तों। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था। ये फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया दोस्तों? मई 1848 ईस्वी में किया गया था फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रुसिया का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था दोस्तों। विलियम प्रथम शासनकाल में प्रुसिया का जो रक्षा मंत्री था कौन था? वॉन रून एवं सेनापति वॉन मोल्टेक था।
23 दिसंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रिसा का चांसलर बना। कब दोस्तों? 23 दिसंबर 1862 ईस्वी को ये बिस्मार्क प्रिसा का चांसलर बना दोस्तों। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। सेरेजोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रिसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। किसने दोस्तों? ये सेरेजोवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रिसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। कब दोस्तों? 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया था ये जर्मन संघ में शामिल हुआ दोस्तों। फ्रांस एवं प्रिसा के बीच सेडोन का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। ये सेडोन का युद्ध कब हुआ दोस्तों? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रिसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। कब? 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। ये विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? वर्साय के राजमहल में किया। किसने? बिस्मार्क ने किया दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई। फ्रांस और प्रिसा के बीच हुई जो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच में? फ्रांस और प्रिसा के बीच में हुई थी, जो 10 मई 1871 ईस्वी को हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। किसके युद्ध के बाद? सूडान के युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका दोस्तों। अब आई रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसका? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। वह वेल्स का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वेल्स का रहने वाला था। रूसी क्रांति दोस्तों, कौन? रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? वेल्स का रहने वाला था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन था। ये आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कौन था? रॉबर्ट ओवेन दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स किसका संस्थापक था दोस्तों? वैज्ञानिक समाजवाद का। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इसको आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन को जो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया दोस्तों। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने।
लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हो गई। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई? 1917 ईस्वी में। और रूस के शासक को क्या कहा जाता था दोस्तों? जार कहा जाता था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। ये जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस रूस का अंतिम जार शासक था दोस्तों। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 ईस्वी की हुई थी। और इसका नेता कौन था दोस्तों? लेनिन था नेता इसका। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लेनिन ने किसका संगठन किया था? चेका का दोस्तों। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था दोस्तों। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉलस्टॉय थे। लियो टॉलस्टॉय किसके लेखक थे? अन्ना कैरेनिना के लेखक। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तुर्गनेव को। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। जो सोशल डेमोक्रेटिक दल था ये 2 दलों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है दोस्तों। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था दोस्तों। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। अप्रैल थीसिस नाम के कौन जानी जाती है? जो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की दोस्तों। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1924 ईस्वी में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था। टॉमस पेन किसका लेखक था? राइट्स ऑफ मैन का। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। मैक्सिम गोर्की ने किसकी रचना की दोस्तों? मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। ये स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा युद्ध का अंत करो। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा है दोस्तों? फ्रेडरिक एंजेल्स रहा है। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा है? फ्रेडरिक एंजेल्स। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में आज यहीं तक देखेंगे। जय हिंद।